हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन 50 सेट्स ऑफ साइकोलॉजी। आज है हमारे इस सीरीज़ का 6 लेक्चर जिसमें हम 11th क्लास के 6 चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन मेमोरी, इसके 50 एमसीक्यू देखेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव अटेंशन यानी चयनात्मक अवधान वह नियंत्रण प्रक्रिया है जो सूचना को संवेदी रजिस्टर से एसटीएम में ले जाती है। क्या ये सही है? हाँ जी। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वर्ड पे ध्यान देंगे, यानी हमारा अटेंशन है वो सिलेक्टिव रहेगा, तब वो सेंसरी मेमोरी से एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेके जाती है। ये बिल्कुल ट्रू है। रख रखाव अभ्यास में सूचना को एसटीएम में रखने के लिए उसे दोहराना शामिल है। यस, मेंटेनेंस रिहर्सल में क्या किया जाता है कि जब हम किसी भी सूचना को दोहराते हैं तो वो एसटीएम में बनी रहती है। तो ये भी ट्रू है, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर ट्रू है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंसरी मेमोरी में आने वाली सूचनाओं के लिए बहुत कम क्षमता होती है। ध्यान रखना, जो हमारी 3 प्रकार की मेमोरी है, फर्स्ट जो है सेंसरी मेमोरी है, दूसरी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और तीसरी जो है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसमें से शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसकी जो क्षमता है वो बहुत कम होती है। बाकी जो सेंसरी एंड लॉन्ग टर्म है इनकी क्षमता अधिक होती है, और सबसे अधिक जो अनलिमिटेड है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की मानी जाती है। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सेंसरी मेमोरी की इसकी क्षमता है वो कम बोली गई है, लेकिन यहाँ पे इसकी क्षमता है वो कम नहीं होती, अधिक होती है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। दूसरी है संवेदी स्मृति, यानी सेंसरी मेमोरी में सूचना 1 सेकंड से भी कम समय के लिए होती है। हाँ जी, यहाँ पे टाइम है वो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए होता है। तो ये हो गया ट्रू। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलटीएम यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी को सूचना एक स्थायी भंडार माना जाता है। बिल्कुल ट्रू। लॉन्ग टर्म में एक क्या है? परमानेंट स्टोरेज है ये। लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचना संग्रहित करने की क्षमता क्या है? सीमित है। अभी हमने बात की थी, ये क्या है? लिमिट नहीं है, लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिक्लेरेटिव मेमोरी में तथ्य, नाम, तिथियां शामिल है। यस, घोषणात्मक स्मृतियां हैं, उनमें क्या है? इस प्रकार की होती है कि आज की क्या तिथि है, किसका क्या नाम है, आज किस प्रकार के तथ्य की बात की जा रही है, जैसे सूर्य है वो कहाँ से उगता है। तो इस प्रकार की घोषणात्मक स्मृति होती है। तो ये क्या है? ट्रू है। दूसरा है जो प्रोसीजरल मेमोरी है, उसमें क्या है? कौशल के और कार्यों से संदर्भित होती है, इससे रिलेटेड होती है। जो प्रोसीजरल होती है, प्रक्रियात्मक स्मृति होती है। तो ये भी क्या है? ट्रू है। दोनों के दोनों ट्रू। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फ्लैश बल्ब मेमोरीज होती है, वो आश्चर्यजनक घटनाओं से जुड़ी स्मृति में जमी हुई विस्तृत छवियां होती है। एक्चुअल में ये क्या है? आपकी किसी भी इस प्रकार की घटनाओं से जुड़ी हुई, जो एकदम से घटनाएं घटती है, उनसे जुड़ी हुई कुछ छवियां होती है, जिसको हम फ्लैश बल्ब मेमोरी नाम देते हैं। तो ये ट्रू है। चाइल्डहुड एनिमेशिया जीवन के पहले 4 वर्ष की हर चीज़ याद रखने को संदर्भित करती है, इससे रिलेटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है? 4 से 5 वर्ष से पहले की जो यादें होती है वो याद नहीं रहती, इसी को ही हमने क्या नाम दिया है? चाइल्डहुड एनिमेशिया नाम दिया है। तो ये फॉल्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोसीजरल मेमोरी घोषणात्मक मेमोरी का एक उप प्रकार है। ध्यान रखना, डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी ये प्रोसीजरल मेमोरी होती है, इसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि किस प्रकार की है। ये सिर्फ कौशल से रिलेटेड है। जैसे साइकिल चलाना, साइकिल चलाना आपके स्किल से रिलेटेड है, आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो ये अनडिक्लेरेटिव है, डिक्लेरेटिव नहीं है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। जो इंटरफेरेंस थ्योरी है वो क्या सुझाव देता है कि नई जानकारी पुरानी यादों को याद करने में बाधा डालती है। ये हो गया ट्रू। बिल्कुल सही है कि जो इंटरफेरेंस थ्योरी है उसने कहा है कि कोई भी जानकारी है वो दूसरी जानकारी को याद करने में बाधा डालती है। तो वो क्या है? इंटरफेरेंस मेमोरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन इज, जो प्रो
एक्टिव इंटरफेरेंस है। अब इंटरफेरेंस मेमोरी की बात कर रहे हैं, है ना, जो थ्योरी की है उसके अंदर जो दो प्रकार की थी, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव, ध्यान रखना। अब प्रोएक्टिव कौन सी है? तब होता है जब नई सीखी पुरानी यादों, नई सीख है वो पुरानी यादों में बाधा डालती है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोएक्टिव। और जो रेट्रोएक्टिव है ये तब होता है जब पिछली सीखी गई है वो नई सीखी में बाधा डाल रही है, तो वो क्या है? अगर नए सीखने में कुछ बाधा पड़ रही है तो वो रेट्रोएक्टिव है, ये ध्यान रखना। अगर पुरानी सीखी हुई चीज है उनको याद करने में बाधा आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोएक्टिव, ध्यान रखना। तो दोनों के दोनों ट्रू है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी अगर पुराना याद करने में बाधा पड़ रही है तो वो प्रोएक्टिव है, ध्यान रखना। दूसरा उसका अपोजिट रहेगा। निमोनिक्स की बात की हुई है इस चैप्टर के अंदर कि वे रणनीतियां हैं जिनका उपयोग हम स्मृति सुधारने के लिए किया जाता है, यानी कुछ क्लूज या फिर स्मृति सुधारने के लिए कुछ टेक्निक्स उपयोग में ली जाती है, उनमें से है एक निमोनिक्स। तो ये क्या है? ट्रू है। निमोनिक्स केवल छवियों का उपयोग शामिल है और कुछ नहीं। नहीं, यहाँ पे छवियों का उपयोग नहीं, यहाँ पे हम शब्दों के उपयोग से भी याद रखते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज चंकिंग एक प्रोसेस है। इसमें चंकिंग क्या के बारे में क्या बोला है? चंकिंग एक नियंत्रण प्रक्रिया है, यानी कंट्रोल प्रोसेस है, जो एसटीएम की में इसकी क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, वो क्या है? चंकिंग है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की वैसे तो कम होती है, लेकिन ये आमतौर पर एसटीएम मतलब एसटीएम की जो क्षमता है वो कितनी होती है? 7 ± 2 होती है। क्षमता आमतौर पर 7 ± 2 तक सीमित होती है। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये ध्यान रखना। एक तो एसटीएम की जो क्षमता है वो 5 से 9 के बीच होती है, 7 ± 2 होती है, ये ध्यान रखना है। दोनों के दोनों ट्रू, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है जानकारी को अर्थ के आधार पर संचित करती है, यानी सेमेंटिकली इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, हम क्या करते हैं इसको मीनिंग के आधार पर ही हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ये बिल्कुल सही है। जब भी हमारी कोई भी सूचना है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, वो अर्थ के आधार पर रहेगी, उसका अर्थ पहले याद किया जाएगा, उसके बाद में बाकी की सूचनाएं याद आएगी। क्षमता सीमाओं के कारण एलटीएम की जानकारी कुछ वर्षों में के बाद लुप्त हो जाती है। नहीं, अगर एक बार एलटीएम में चली जाए तो उसके बाद में लुप्त नहीं होती है, ये फॉल्स है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है जो प्रोसीजरल मेमोरी है कि सामग्री को शब्दों में आसानी से वर्णित किया जा सकता है। नहीं, ये स्किल से रिलेटेड है, इसको नहीं किया जा सकता, ये फॉल्स हो गया। डिक्लेरेटिव मेमोरी में तथ्य नाम तिथियां शामिल है, बिल्कुल ट्रू, ये ट्रू है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पलट के दिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो इम्प्लिसिट मेमोरी है उसके बारे में है। इम्प्लिसिट मेमोरी है सचेत जागरूकता के बिना स्वचालित रूप से प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल ट्रू है। बिना जागरूकता के भी इसको ऑटोमेटिक ये चल सकती है। टाइपिंग का अनुभव अंतर्निहित मेमोरी का उदाहरण है। हाँ जी, यहाँ व्यक्ति कुंजियों को सही ढंग से लेबल नहीं कर पाता है। क्या है? कुंजियों को सही ढंग से लेबल नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा अपना ए, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक है, बिना लेबल के भी वो कर लेगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेक एंड लोहार्ट ने जो सेमेंटिक प्रोसेस बताया है वो सबसे गहरा स्तर है। गहरा स्तर है यानी किसी भी जानकारी को याद रखना है वो उसके अर्थ के आधार पर याद रखना है, ये सबसे गहरा स्तर है, बिल्कुल ट्रू है ये। जो शैलो प्रोसेस है, उथला प्रसंस्करण है, वो ऐसी स्मृति बनाता है जो लंबे समय तक विस्मरण का प्रतिरोध करती है, यानी भूलते नहीं हैं। तो उथला जो शैलो प्रोसेस है वो भूल जाते हैं, जल्दी तुरंत भूल जाते हैं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज स्मृति के 3 जो स्टेप हैं उनमें सही क्रम देखना है। पहली बात, स्टेप कौन कौन से हैं? तो स्टोरेज, एनकोडिंग और रिट्राइवल, ये तीनों के तीनों स्टेप हैं, लेकिन इनका सीक्वेंस कौन सा है? पहले हम सूचना को पहचानते हैं जिसको हम बोलते हैं एनकोड करना, एनकोडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एंड डी में से एक होगा। उसके बाद में जब हम सूचना को पहचानते हैं तो वो जाती है हमारे स्टोरेज के अंदर।
स्टोरेज के अंदर जाती है तो ये हो गया भंडारण, दूसरा स्टेप आ गया भंडारण, डी ऑप्शन हट गया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। उसके बाद में हम उसी सूचना को वापस पाते हैं, रिट्राइवल, जिसको हम प्रत्यानयन बोलेंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया है वो भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह जानकारी जिस पर हम अटेंशन देते हैं वह किस स्मृति तंत्र में प्रवेश करती है। ध्यान रखना, पहली जो मेमोरी है हमारी वो है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है लेकिन इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड से भी कम होता है। लेकिन जब हम अटेंशन देते हैं तो वो किस में चली जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन इसकी जो क्षमता है वो 7 + -2 होती है। जब हम इसका अर्थ के आधार पर हम इसको एलोबरेट करते हैं थोड़ा, तो वो कहाँ चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो इसने बोला है कि जब हम ध्यान देते हैं तो वो किस तंत्र में प्रवेश करेगी, तो वो कहाँ करेगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में करेगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर रहेगा। जो क्रैक एंड लोहार्ट ने जो प्रोसेस बताई है सूचना का प्रोसेस में सबसे गहरा कौन सा है, स्ट्रक्चरल, फोनेटिक, सेमेंटिक और विजुअल। सबसे गहरा इन्होंने बताया, सेमेंटिक बताया, अर्थ के आधार पर सूचना को प्रोसेस करना सबसे गहरा स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब पहले सीखी गई जानकारी है वो नई सीखी गई जानकारी को याद करने में बाधा डालती है तो उसे क्या कहते हैं। पुराने वाली बाधा डाल रही है नए वाली में, तो इसको अब क्या कहेंगे, पुराने वाली बाधा डाल रही है, ध्यान रखना, तो इसको हम कहेंगे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अत्यधिक आश्चर्यजनक या उत्तेजक घटनाओं की बहुत विस्तृत यादों को क्या कहा जाता है। यानी ऐसी जो अचानक से घटित हो रही हो उनको क्या कहेंगे। इस यादों को क्या का नाम दिया था हमने, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग क्या था, फ्लैशबल्ब मेमोरी था, ध्यान रखना। ये हमने इन चारों को एक बार पढ़ लिया है, आप इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो देख सकते हो। नेक्स्ट है जो कीवर्ड मेथड है वो किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है, साइकिल चलाना सीखने के लिए, विदेशी भाषा के शब्दावलियों का याद रखने के लिए, किसी घटना को याद रखने के लिए, या स्मृति सुधारने के लिए, जो सेंसरी आपकी मेमोरी है उसको सुधारने के लिए। तो ध्यान रखना कि कीवर्ड मेथड है वो जैसे विदेशी भाषा के शब्दों को सीखना है उसके लिए ज़रूरी है कि 2 भाषा के शब्दों को, जैसे स्पेनिश भी सीखनी है आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश के वर्ड से रिलेट करोगे स्पेनिश के उस वर्ड से तो आप सीख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मृति सुधार में PQRST विधि में जो S है इसका अर्थ क्या है, सेल्फ रेसिटेशन, सिलेक्शन, स्टोरेज या फिर स्कैनिंग। हमारे पास सबसे अच्छी मेथड है PQRST। इसमें हम किसी अपनी मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें जो S है वो ध्यान रखना वो सेल्फ रेसिटेशन से रिलेटेड है, आत्म पाठन या वाचन से रिलेटेड है। तो आप PQRST में ऑप्शन ए इज राइट आंसर रहेगा। बाकी क्या है, P फॉर प्रीव्यू है, Q क्वेश्चन से रिलेटेड है, R रीड से मतलब है, सेल्फ रेसिटेशन एंड टेस्ट से रिलेटेड है। तो ये है PQRST मेथड। नेक्स्ट इज स्टेज मॉडल के अनुसार STM से LTM किस प्रक्रिया के माध्यम से जाती है, ये बता दिया गया है। सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव अटेंशन से हम सेंसरी से ये STM में जाती है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में क्या होता है, STM के अंदर मेमोरी को रखने के लिए हम मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं। एलोबरेट रिहर्सल किया जाता है STM से LTM पहुंचाने के लिए। ट्रेस डीके, ये तो किसी भी जानकारी को भूलते क्यों हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे एलोबरेट किया जाता है, उसका अर्थ निकाला जाता है, तब हम कहेंगे वो LTM में जा रही है, तो हम कहेंगे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज कौन सी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर हम अल्पकालिक स्मृति की क्षमता बढ़ाती है। जब हम छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर हम STM की क्षमता को बढ़ा सकते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, चंकिंग कहेंगे, ये ध्यान रखना। एनकोडिंग का अर्थ हो गया रिट्राइवल को याद रखना, पुराना याद करने के बारे में है। 6 यानी भूलने से रिलेटेड है। चंकिंग यानी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर कोई भी STM में बात याद रखने से रिलेटेड है, तो दिस इज चंकिंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज वर्किंग मेमोरी में कौन सा घटक ध्वनि
संबंधी जानकारी को संभालता है। विजुअल स्पेशियल, स्केचपैड, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, फोनोलॉजिकल लूप और सिमेंटिक। इसमें क्या है कि ध्वनि से रिलेटेड वो कौन सा होगा, वो जिसमें फोनोलॉजिकल लूप है वही संभालेगा ध्वनि से रिलेटेड। फोनोलॉजिकल लूप है वो कार्यकारी स्मृति का वो हिस्सा है जो सीमित संख्याओं में ध्वनियों को थामे रखता है, जो नए अभ्यास करने पर 2 सेकंड के भीतर मिट जाती है। नेक्स्ट इज फ्रेंच सीखने के कारण अंग्रेजी शब्दों को याद में होने वाली कठिनाई किसका उदाहरण है। यानी आप फ्रेंच सीख ली और उसके बाद में आपको अंग्रेजी सीखी हुई थी वो ही याद नहीं आ रही, तो ये किसका उदाहरण है, प्रोएक्टिव का या रेट्रोएक्टिव का। तो पुरानी याद नहीं आ रही है ना, नई सीख ली जिसके कारण पुरानी याद नहीं आ रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। इंटरफेरेंस थ्योरी है उसके अंदर आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मृति में संचित जानकारी को पुनः प्राप्त करने में मदद करने वाले सहायक तत्वों को क्या कहते हैं। उनको बोलते हैं हम क्लू। क्या बोलते हैं हम, क्लू। कुछ क्लू होते हैं जो हमें याद करने से रिलेटेड है। नेमोनिक्स वो रणनीतियां हैं जो हमारी मेमोरी को बढ़ावा देती है। प्रत्यानयन क्लू जो क्यूज हैं, जो रिट्राइवल क्यूज जो हैं वो क्या हैं, याद करने से रिलेटेड वो सहायक तत्व है। और मेमोरी ट्रेस चिन्ह, स्मृति चिन्ह और चंक्स। तो यहाँ पे क्या होंगे, क्यूज होंगे। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो फ्यूग स्टेट है अक्सर किसका परिणाम है, बुढ़ापे के कारण, ध्यान की कमी के कारण, दर्दनाक अनुभव के कारण या बेहतर एनकोडिंग के कारण। तो ये किस वजह से होता है, एक्चुअल में नई चीज़ को अपना लेना ही क्या है, फ्यूग स्टेट है। और ये किसी दर्दनाक अनुभव के कारण होता है, किसी और की व्यक्तित्व अपना लेना ही क्या है, फ्यूग स्टेट है। अत्यधिक तनाव या जो लोग बहुत दर्दनाक हकीकत का सामना करते हैं वह मानसिक रूप से उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होती है, फ्यूग स्टेट होती है, जो कि वो एक नई पहचान अपना लेते हैं, नई पहचान अपना लेते हैं साइकोलॉजिकल रूप से। नेक्स्ट इज उस जानकारी को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है जिसे हम मौखिक रूप से नहीं बता सकते। जैसे कौशल, अगर कौशल को नापना है तो किस विधि का उपयोग किया जाएगा, फ्री रिकॉल, रिकॉग्निशन, सेंटेंस वेरिफिकेशन या प्राइमिंग। ध्यान रखना कि जब भी हमें कौशल जैसे ऐसी चीज़ को मापना हो जिसके लिए मौखिक रूप से व्यक्त नहीं किया जाता तो हम उसके लिए किसका उपयोग करेंगे, प्राइमिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्राइमिंग विधि का उपयोग हम जो इम्प्लिसिटी मेमोरी या उस जानकारी को मापने के लिए किया जाता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है, अंतर्निहित स्मृति को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रयोगों से पता चला है कि याद करने के बाद सोने वाले लोगों में विस्मरण कम होता है। इसकी किस सिद्धांत को चुनौती है, यानी अगर हम याद करके सोएं तो हम जल्दी नहीं भूलते हैं, ये किस सिद्धांत को चुनौती देता है। इंटरफेरेंस थ्योरी, ट्रेस डीके थ्योरी, रिट्राइवल फेलियर थ्योरी और सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण यानी इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग अप्रोच है इसके बारे में। तो यहाँ पे जो ट्रेस डीके थ्योरी है, इंटरफेरेंस तो बाधा आने वाले कुछ उनको बताता है कि पुराना सीखा हुआ या नया सीखा हुआ उससे बाधित होगा, है ना, एक दूसरे को बाधा करेगा। और रिट्राइवल यानी याद नए आने वाली की बात कर रहा है। यहाँ पे ट्रेस डीके जो थ्योरी है हमारी ऑप्शन बी के अंदर जो दिया गया है, यहाँ पे ये बताता है कि हम इतने टाइम में धीरे धीरे भूलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्मृति यानी अगर हमने उसको 1 घंटे में इतना भूल गए, 2 घंटे में, 9 घंटे में, इसके बारे में जानकारी देता है। तो ये है ट्रेस डीके थ्योरी। और इसके अनुसार हम भूल जाते हैं, तो अगर हम सोने से पहले कुछ पढ़ेंगे और 9 घंटे की नींद ले ली तो हमें तो पूरा भूल जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेस डीके थ्योरी यही बोलती है कि 9 घंटे में पूरे भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये इस चीज़ को चुनौती देता है, इस थ्योरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मृति का वह पहला चरण क्या है जो सूचना को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं। जब सूचना पहली बार सेंसरी मेमोरी में आएगी और उसको देखेगी, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग बोलते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकिल चलाना जानना किस प्रकार की स्मृति का उदाहरण है। तो ये क्या है, प्रोसीजरल है, हमने काफ़ी बार देख लिया।
ये स्किल से रिलेटेड है तो ये प्रोसीजरल है। सिमेंटिक यानी अर्थपूर्ण, किसी का अर्थ निकालना। डिक्लरेटिव जैसे किसी तथ्य का, नाम का ध्यान रखना। एपिसोडिक जो आप अपने जीवन काल की जो यादें संजो के रखते हो वो क्या है, एपिसोडिक मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वे यादें जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है लेकिन हमारी सचेत जागरूकता से बाहर होती है उसको हम क्या बोलते हैं। जो हमारी व्यवहार को प्रभावित करती है लेकिन हमारी सचेत जागरूकता से बाहर होती है। डिक्लरेटिव मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी, या फिर सेमेंटिक मेमोरी। तो वो क्या है, हमारी खुद की मेमोरी है, और वो ये क्या है, इम्प्लिसिट मेमोरी है, जो कि हमारी जो क्या है व्यवहार को प्रभावित करती है। नेक्स्ट इज जो कर्व है, एबिंगहॉस का जो कर्व है, जो जब भूलने की बात की है, भूलने की दर सबसे अधिक कब होती है, 1 हफ्ते में, 1 घंटे में, 1 महीने में, सोने से। ये बोलता है कि हम 9 घंटे में लगभग सभी चीज़ें भूल जाते हैं, जो चीज़ पढ़ी है उसके 9 घंटे में, लेकिन 1 घंटे में सबसे ज़्यादा भूलते हैं हम। तो पहले 1 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा भूलते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है भूलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति का जो स्टेज मॉडल है वो किसने प्रस्तावित किया था। स्मृति का स्टेज मॉडल सबसे पहले जो प्रस्तावित किया था वो एटकिंस एंड सेफ्रिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिगामी हस्तक्षेप यानी रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है। पुरानी सीखी गई नई सीखी में बाधा डालती है, नई सीखी पुरानी सीखी में बाधा डालती है। एक्चुअल में तो इन दोनों में ही आंसर है। आप बताइए कमेंट करके कि कौन सा है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे है कि नई सीखी है वो पुरानी सीखी में बाधा डाल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेट्रोएक्टिव, पुरानी याद में बाधा डाल रही है। कीवर्ड मेथड में यदि आप स्पेनिश शब्द जैसे पेटो को याद रखना चाहते हैं, पेटो का अर्थ है, स्पेनिश में पेटो का अर्थ है बतख, तो आप क्या उपयोग करेंगे, पक्षी का चित्र उपयोग करेंगे। किसमें, कीवर्ड मेथड की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। तो कीवर्ड मेथड है तो इसमें पक्षी का चित्र है नहीं। एक कविता तुकबंदी वाली, या फिर रट्टा मारेंगे, या फिर अंग्रेजी के पोर्ट को कीवर्ड्स के रूप में लिखेंगे या याद रखेंगे, इससे रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे स्पेनिश और कहाँ से याद रखना है, पहले तो वो आते हैं। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर आपको इंग्लिश सीखी हुई है, आपको स्पेनिश सीखनी है, तो पेटो का अर्थ है बतख, इसको आप पोर्ट से रिलेट करके सीखोगे, क्योंकि पोर्ट का जो आकार है उसके आकार से रिलेट करोगे, जिससे आप याद रख सकते हो। तो ऑप्शन डी इसके अकॉर्डिंग सही है, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया हुआ बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको अपने घर का नया पता याद रखने में कठिनाई हो रही है, तो आपको पुराना पता बार बार दिमाग में आता है, तो ये किस प्रकार का अनुभव है, प्रोएक्टिव है या रेट्रोएक्टिव है। ऑप्शन इन दोनों में से ही है। तो पुराना पता, नया याद नहीं रहा है, बार बार पुराना पता ही याद आ रहा है, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया आपका, है ना, मोबाइल नंबर पुराना बार बार याद आ रहा है, नया याद नहीं आ रहा है, तो ये किस प्रकार की है, ये आगे प्रोएक्टिव मेमोरी हो गई। नेक्स्ट इज, अत्यधिक तनाव या आघात के कारण जब कोई व्यक्ति नई पहचान अपना लेता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्डहुड डेमेंशिया, फ्लैशबल्ब या फ्यूग स्टेट। हमने फ्यूग स्टेट पढ़ा था ये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक छात्र किराना सूची याद रखने के लिए अपने घर के माध्यम से एक मानचित्र का रास्ता बनाता है, जिसमें वह ब्रेड को रसोई के दरवाजे से और दूध को सोफे से जोड़ता है। इनको रिलेट करके वो याद रखता है। तो वो किस प्रकार के निमोनिक्स का उपयोग किया जा रहा है, कीवर्ड मेथड का, चंकिंग का, मेथड ऑफ लोसाई का, या फिर फर्स्ट लेटर टेक्निक का। तो यहाँ पे क्या है कि वो याद कर रहा है, किसी को लोकेट कर रहा है इन चीज़ों को। तो लोकेट करने के लिए जो चीज़ें उन लोकेशन से याद करके, लोकेशन के साथ रिलेट करके चीज़ें याद करना ही क्या है, मेथड ऑफ लोसाई है। तो यहाँ पे वो मेथड ऑफ लोसाई का यूज़ कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज, फॉरगेटिंग के संबंध में स्मृति क्षय सिद्धांत को समझाने में क्या विफल रहा। जो ट्रेस डीके थ्योरी थी वो क्या समझाने में विफल रहा, कि स्मृति चिन्ह मस्तिष्क में होने वाली भौतिक परिवर्तन है, ऐसा नहीं है। जागते समय विस्मरण सोने की तुलना में अधिक तेजी से होता है, बिल्कुल इसको समझाने में फेल हो गया था कि सोने की तुलना में अधिक तेजी से जागते हुए क्यों भूलते हैं, सोते हुए इतने तेजी से क्यों नहीं भूलते हैं, इसको वो समझा नहीं पाया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट जो असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अल्पकालिक स्मृति बड़ी मात्रा में सूचना को रोक सकती है, यही फॉल्स हो गया। ये 5 से 9 तक की सूचनाओं को एक साथ रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकती। एसटीएम की क्षमता आमतौर पर 7 से 2 7 ± 2 इकाइयों तक सीमित होती है, जब तक इसके चक्किंग का उपयोग न किया। यस, चक्किंग का उपयोग करके इसको बढ़ाया जा सकता है, और वरना क्या है, ये 7 ± 2 होती है। ये सही है, यानी ये ट्रू है, ऊपर वाला फॉल्स है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो एलटीएम है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में मौजूद जानकारी कभी नहीं भूली जाती। लॉन्ग टर्म मेमोरी में मौजूद जानकारी कभी नहीं भूली जाती। लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्कुल ट्रू है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जानकारी को अर्थपूर्ण रूप से कूटबद्ध करता है, सेमेंटिक फॉर्म में वो क्या है, एनकोड करता है, इस वजह से ही नहीं भूली जाती। दोनों सही है, और इसी वजह से ये भूल नहीं पाते हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो सेमेंटिक एनकोडिंग है वो प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग का क्या है, सबसे गहरा है। ट्रू। संरचनात्मक प्रसंस्करण यानी स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग में अक्षरों का ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल आकार का ध्यान रखा जाता है, ये भी ट्रू है। लेकिन ऊपर और दोनों वाले स्टेटमेंट ही अलग अलग हैं, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो एपिसोडिक मेमोरी है वो हमारे जीवन यानी घटनात्मक है, वो हमारे जीवन के विवरण है। ट्रू। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है वो मेंढक एक उभयचर है, जैसे तथ्य शामिल है। यस, तथ्यों से, नाम से, इससे रिलेटेड है। ये दोनों ट्रू है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोसीजरल मेमोरी को मौखिक रूप से वर्णित करना कठिन है। बिल्कुल, क्योंकि ये स्किल वाली है, तो ये सही है। यह साइकिल चलाने जैसे स्किल कौशल को पूरा करने की यादों को संदर्भित करता है, ये भी ट्रू है, और इसीलिए कौशल से रिलेटेड है, इसीलिए ये क्या है, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी इसी वजह से तो ये याद नहीं रख पाते, मौखिक रूप से वर्णित नहीं कर पाते, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेस डीके थ्योरी बताता है कि अनुपयोग के कारण स्मृति चिन्ह फीके पड़ जाते हैं। हाँ जी, अगर हम उन अनुपयोग नहीं करेंगे तो जो हमारे क्यू हैं वो क्या होंगे, फीके पड़ जाएंगे। याद करने के बाद सोने वाले लोग जागते रहने वालों की तुलना में कम भूलते हैं, ये भी ट्रू है। दोनों के दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये तो ऊपर जो ट्रेस डीके थ्योरी थी उसकी सबसे बड़ी कमी थी कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये तो हम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इन दोनों के एक दूसरे को, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस पुरानी जानकारी को याद करने में कठिनाई को संदर्भित करता है। यहाँ पे क्या है कि पुरानी रेट्रोएक्टिव क्या है, पुरानी जानकारी को याद करने में कठिनाई अनुभव करता है, बिल्कुल ट्रू है, इसी को रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब कारण इसका दिया गया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नई सामग्री सीखना पहले की सामग्री को याद करने में बाधा डालता है, बिल्कुल ट्रू हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैटेगरी का नाम प्रदान करने से प्रत्यानयन विफलता को दूर किया जा सकता है, कि यानी हम किसी भी चीज़ को याद रखना है, उनको कैटेगराइज करो और उनका नाम याद करो। कैटेगरी का नाम याद करने से हम रिट्राइवल फेलियर को दूर किया जा सकता है, ट्रू है। श्रेणी के नाम संचित जानकारी को वापस पाने में मदद करने में रिट्राइवल क्यू के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल ट्रू हैं, और ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर रहेगा। इम्प्लिसिट मेमोरी एक प्रकार की स्मृति है जिसके बारे में व्यक्ति जागरूक होता है। यस, खुद की है जिसके बारे में व्यक्ति जागरूक होता है। यह स्वचालित रूप से होती है और सचेत जागरूकता के बाहर होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट, इम्प्लिसिट मेमोरी एक प्रकार की स्मृति जिसके बारे में व्यक्ति जागरूक जागरूक नहीं होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक होती है, सचेत जागरूकता से बाहर होती है, बिल्कुल ये फॉल्स हो गया, जागरूक नहीं होता यहाँ पे, और कारण ये ट्रू है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट इज चंकिंग अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल, वैसे तो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो 7+-2 होती है, लेकिन चंकिंग से उसको बढ़ा सकते हैं। ट्रू है। इसमें छोटी छोटी इकाइयों को बड़े अर्थपूर्ण जोड़ना शामिल है, ये भी ट्रू है, और इसी वजह से ये बढ़ा सकती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो वर्किंग मेमोरी को एक निष्क्रिय भंडार के बजाय अक्सर वर्किंग बेंच के रूप में कार्य करते हैं। वर्किंग मेमोरी है एक वर्किंग बेंच के रूप में कार्य करती है, ये ट्रू है। यह विभिन्न प्रकार की स्मृति सामग्रियों को याद रखता है जिन्हें संज्ञानात्मक कार्यों के दौरान लगातार संभाला, हेरफेर एवं परिवर्तित किया जा सकता है। ट्रू है, एंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो सिलेक्टिव अटेंशन है, सिलेक्टिव अटेंशन को स्मृति स्टेज मॉडल में पहला नियंत्रण कंट्रोल प्रोसेस माना जाता है। हाँ जी, यह तय करता है कि कौन सी जानकारी स्वेदी रजिस्टर से एसटीएम में जाएगी और कौन सी नहीं। सिलेक्टिव अटेंशन ही इस जानकारी को आगे भेजता है एसटीएम में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेंटेनेंस रिहर्सल है सूचना को एसटीएम से दीर्घकालिक, नहीं नहीं नहीं, मेंटेनेंस एसटीएम के अंदर ही रखने के लिए ज़रूरी है, तो ये फॉल्स हो गया इन अभ्यासों। अब ये फॉल्स हो गया तो ऑप्शन डी एक ही बचता है यहाँ पे, यानी ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये थे आज के इस 52 क्वेश्चन इस चैप्टर के। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़े फास्ट वे में किए होंगे, आप हर क्वेश्चन को रोक कर पढ़ें और पहले जवाब फाइंड करने की कोशिश करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत अच्छी जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।